यानी कि आपका टेम्पलेट स्टैंड का आपका सिंथेसिस होता है और आपका नॉन टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से चीजें रखी जाती है। Hope you guys are doing well. So guys, today we are going to start with transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन से हम आज शुरू करेंगे आपका। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन आपका एक प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए से आपका आरएनए फॉर्म करते हैं। इतना आपको ऑलरेडी पता है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अगर बात की जाए आपकी ट्रांसक्रिप्शन की साइट की, ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है? अगर हम बात करें आपके प्रोकार्योट्स में, प्रोकार्योट्स एंड दूसरे आपके यूकार्योट्स। तो प्रोकार्योट्स में आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यूकार्योट्स में आपका ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस करता है आपके न्यूक्लियस में। यहां तक कि आपको बात समझ आई होगी कहां होता है। फिर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके एंजाइम्स आपके यूकार्योट्स में अलग है और प्रोकार्योट्स में अलग है। तो वो देखते हैं। अगर बात की जाए आपके प्रोकार्योट्स में, देखो प्रोकार्योट्स में आपका एक सिंगल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं आरएनएपी, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। ये आपका एक ही एंजाइम सारे आरएनए को फॉर्म करता है। आपके जितने भी टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सभी टाइप के आरएनए को आपका आरएनए पॉलीमरेज ही फॉर्म करता है। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज ये कैसा एंजाइम है? इट इज अ होलो एंजाइम। होलो एंजाइम वो होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा कोई फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो इस होलो एंजाइम की दो यूनिट है, एक है इसमें कोर और दूसरा है इसमें सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो यहां तक प्रोकार्योट्स के बारे में आपको बेसिक समझ आया होगा। फिर देखते हैं आपको यूकार्योट्स में। यूकार्योट्स देखो, यूकार्योट्स में आपके तीन तरह के एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज 1, देन आरएनए पॉलीमरेज 2 and the last is RNA polymerase 3। जो आपका RNA polymerase 1 है यह आपका फॉर्म करता है आपका rRNA। ठीक है, जो आपका RNA polymerase 2 है यह फॉर्म करता है आपका mRNA। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर RNA। ठीक है, RNA polymerase 3 करता है आपका tRNA फॉर्म, tRNA, जिसको बोलते हैं हम आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो यहां तक का इतना आपको समझ आया होगा कि प्रोकार्योट्स में आपकी क्या एंजाइम्स होते हैं और आपके यूकार्योट्स में आपका क्या एंजाइम होता है। तो ये हो गया इसका बेसिक साइज के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो है आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखते हैं आपकी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को एक बहुत ज्यादा खास चीज नहीं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिंपली आपका डीएनए है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम आपका। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द डीएनए दैट अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उस डीएनए को हम बोलते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इसकी अरेंजमेंट देखते हैं। देखो शुरुआत में मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि आपका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। उन दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक आपका स्ट्रैंड ऐसा है जो आपका मतलब जिसपे आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना और शुरू करो। मान लीजिए आपका ये एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है। ठीक है, तो इसको अगर हम लेबल कर देते हैं आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम, एंड अगर इसको कर दो 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, जो आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम है इसको हम बोलते हैं आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड।
या इसको हम बोलते हैं आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक। और जो आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है इसको बोलते हैं आपका नॉन टेम्पलेट, या फिर इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। और जो ये आपका डीएनए जो हमने लिया है दोनों स्ट्रैंड्स, इसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रक्चरल जीन। दिस इज योर स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। तो अगर देखें जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए डीएनए जिसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। उसके अलावा यहां रिक्वायरमेंट होती है प्रमोटर की, देन एक यहां रिक्वायरमेंट होती है आपकी टर्मिनेटर की। तो फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें आपको यह देखना है कि प्रमोटर कहां प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, जो आपकी प्रमोटर और टर्मिनेटर की जो जगह फिक्स की जाती है यानी कि इनको कहां रखेंगे, वो आपके कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग रखी जाती है। ठीक है। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर आर प्लेस्ड इन रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही हम आपके प्रमोटर टर्मिनेटर को रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की। अब देखो जो आपका प्रमोटर होता है वो होता है आपका 5 प्राइम की साइड, यानी कि जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है उसका जो 5 प्राइम है उसकी तरफ आपका प्रमोटर होगा, एंड इसका जो 3 प्राइम है उसकी साइड आपका टर्मिनेटर होगा। तो मान लीजिए, उससे पहले एक और चीज देखो, ये मान लीजिए ये है आपका स्टार्ट पॉइंट। ठीक है। ये क्या है आपका जो ग्रीन डॉटेड से दिखाया है, दिस इज, यहां लिख देते हैं स्टार्ट पॉइंट है ये आपका। ठीक है। तो जो आपका स्टार्ट पॉइंट है, इस स्टार्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड उस तरफ को हम बोलते हैं आपका अपस्ट्रीम। ठीक है। और स्टार्ट पॉइंट के राइट साइड उसको हम बोलते हैं आपका डाउनस्ट्रीम। जो आपका अपस्ट्रीम होता है ये नेगेटिव एंड है, और जो आपका डाउनस्ट्रीम है ये पॉजिटिव है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां देखो, जो आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि प्रमोटर को अच्छे से यहां अरेंज कर पाए। तो ये है आपका 3 प्राइम, ये है आपका 5 प्राइम। देखो जो आपके प्रोकारियोट्स होते हैं उन प्रोकारियोट्स में जो आपका क्या बोलते हैं जिसको आपका प्रमोटर, आपका प्रमोटर 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम रखा जाता है। इन प्रोकारियोट्स द प्रमोटर इज प्लेस्ड 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट से 10 पेयर अपस्ट्रीम आपका प्रमोटर रखा जाएगा। तो मान लीजिए यहां से 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम हमने रख दिया आपका प्रमोटर इस तरह से। दिस इज योर प्रमोटर। देखो प्रमोटर को एक याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूं। पी से पेंटा, पेंटा यानी कि 5 रखा जाएगा 5 प्राइम की तरफ। फिर आता है आपका टर्मिनेटर। टर्मिनेटर आपका मान लीजिए यहां हमने रख दिया ये इस तरह से। ठीक है। ये टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर यानी कि आपका टी, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर यानी कि टी, टी यानी कि ट्राई, ट्राई यानी कि 3। तो ये रखा जाएगा आपका 3 प्राइम की साइड। इस चीज को कंफ्यूज मत होना कभी भी, जो भी आपका रखना होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो ये होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और जो आपका ये वाला जो ये पार्ट है, ये वाला इतने पार्ट का आपका क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस सारे पार्ट का स्टार्ट पॉइंट से आगे और टर्मिनेटर से पहले वाले पार्ट का आपका क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन। ये इसके काफी क्लोज ही होते हैं, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस हो गया तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपका इनिशिएशन, इनिशिएशन। ठीक है। सेकंड स्टेप होता है आपका एलोंगेशन, एंड थर्ड स्टेप होता है आपका टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। एंड देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है
जो इनिशिएशन का प्रोसेस होता है ये होता है आपका सिग्मा फैक्टर की हेल्प से स्टार्ट, ठीक है। एंड जो टर्मिनेशन है वो होता है आपका रो फैक्टर से, रो फैक्टर, ठीक है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो याद रखने की बात क्या है, जो आपका प्रमोटर टर्मिनेटर की अरेंजमेंट होती है, इट इज डन ऑन द रेफरेंस विद द कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड की रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है। एंड वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहता था, देखो जो आपका स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो आपका ये वाला स्ट्रैंड सिंथेसाइज है, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है। यानी कि जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी कि आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड का आपका सिंथेसिस होता है और आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से चीजें रखी जाती है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपका फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो ट्रांसक्रिप्शन का आपका फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, इनिशिएशन। देखो इनिशिएशन में क्या होगा, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आके आपका सारी जो उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है डीएनए वगैरह सब कुछ आके एक साथ असेंबल हो जाएगा। तो इनिशिएशन में मान लीजिए ये है आपका डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, और यहां पे ये आ गया है हमारे पास आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास प्रेजेंट है सिग्मा फैक्टर। देखो जो आपका डीएनए होता है उस पे आपकी आरएनए के लिए अटैच होने के लिए एक स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है, उस साइट को डिटेक्ट करने का और अटैच करवाने का काम होता है आपका सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, आपका जो आपकी अटैचमेंट के लिए साइट है, आपकी आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो साइट है डीएनए पे, उसको ये डिटेक्ट करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका मेनली क्या होता है, ऑल द कंपोनेंट्स, all the components get assembled, आपके सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके असेंबल हो जाएंगे। फिर सेकंड स्टेप कब शुरू होगा, फर्स्ट स्टेप आपका असेंबली के साथ होगा, एंड जैसे ही आपका ये सिग्मा फैक्टर यहां से डिटैच हो जाएगा, यानी कि सिग्मा फैक्टर आपका आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाएगा, तभी आपका सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं आपका एलोंगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एलोंगेशन में, वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्या था, डीएनए स्ट्रैंड था, ठीक है, और इस डीएनए स्ट्रैंड में हमारे पास यहां क्या आ गया था, आपका आरएनए पॉलीमरेज आ गया था इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, ये यहां आ गया था हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहले तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करवाएगा, जहां जहां से ये पास करेगा वहां पे लोकल अनवाइंडिंग करवाएगा, यानी कि आपके डीएनए को खोलता हुआ चलेगा इस तरह से। ये मान लीजिए आपका डीएनए यहां से क्या हो गया, आपका अनवाइंड हो गया, तो इसने क्या करवाया आपके आरएनए पॉलीमरेज ने, लोकल अनवाइंडिंग, लोकल अनवाइंडिंग। लोकल क्यों बोला, क्योंकि जो ये आपका डीएनए का खुलना है, अनवाइंडिंग होना है, टेम्परेरी है, कुछ टाइम के बाद ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट है, आपके डीएनए के आपके बेस पेयर से प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स इस तरह से ऐड करना शुरू करेगा सेकंड स्टेप में। ये क्या आपका एलोंगेशन का स्टेप है। सबसे पहले इसने लोकल अनवाइंडिंग करवाई, लोकल अनवाइंडिंग के बाद ये इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे उनको ऐड करना शुरू करेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला आपका कौन सा स्ट्रैंड है, यह आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और उसके नीचे वाला ये है आपका कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखो कोडिंग स्ट्रैंड के खुद के ही बेसिस होंगे, वो शो करने इंपॉर्टेंट नहीं, बट शो कर दिए मैंने। तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज बेस पेयर ऐड करेगा वो ऐड करेगा अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग इसने बेस पेयर सेट किए। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए ये यहां से आपकी क्या हुई थी, लोकल अनवाइंडिंग,
आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था आपके आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे क्या ऐड किए थे, आपके बेस पेयर्स। वो इस तरह से क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूअसली जुड़ते चले गए, यहां तक हमारा पहुंच गया। अब तक क्या थी, सिर्फ हमारी यहां तक ही सिर्फ आपकी क्या हुई थी, आपकी अनवाइंडिंग हुई थी और यही तक आपके बेस पेयर्स ऐड हुए थे। आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था उसने आगे चल के और ज्यादा यहाँ पे क्या कर दिया, अनवाइंडिंग कर दी। ये क्या आपका आरएनए पॉलीमरेज, इसने और आगे जाके अनवाइंडिंग कर दी। तो इस तरह से क्या है, ये पीछे क्या फॉर्म होता जा रहा है, ये पीछे आपका mRNA फॉर्म हो रहा है साथ साथ। दिस इज mRNA। देखो आरएनए पॉलीमरेज में बेसिस ऐड किए, बेसिस एक दूसरे के साथ जुड़ते गए और आपका आरएनए फॉर्म कर दिया। इसी तरह से आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्दर आगे मूव करता रहेगा एंड अनवाइंडिंग करता रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट आपका थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन, कि ये प्रोसेस जो है वो आपका टर्मिनेट कैसे होगा। ये टर्मिनेशन के लिए यहां हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज रो डिपेंडेंट and the second is row independent। तो टर्मिनेशन अब समझते हैं। तो यही से हम आपका क्या थर्ड स्टेप दिखाएंगे, टर्मिनेशन का, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है फर्दर आगे मूव करता रहेगा, बट जैसे ही जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है कहां जाएगा, आपका पहुंचने वाला होगा आपका टर्मिनेटर के पास। ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, टर्मिनेटर। जैसे ही ये टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा, अगर टर्मिनेशन होगा रो डिपेंडेंट से, तो यहाँ क्या होगा, एक रो फैक्टर आएगा, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाएगा और जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं इनका क्या करवा देगा, डिसोसिएशन। रो फैक्टर कोज dissociation of components। इसमें अपना जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिसोसिएट करवा दिया। डिसोसिएशन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से। ये तो हमारा दोबारा से क्या आ गया, हमें डीएनए मिल गया। ये हमारा क्या है आपका, ये आपका एमआरएनए आ गया, दिस इज एमआरएनए, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या मिल जाएगा आपको, ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज एंड दिस इज डीएनए। तो रो फैक्टर आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके जुड़ेगा और सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देगा, उनको डिसोसिएशन करवा देगा और इस तरह से आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ये तो हो गया रो डिपेंडेंट। अब दूसरा होता है आपका रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, देखो जैसे ही आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो टर्मिनेटर रीजन के पास आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा, आरएनए पॉलीमरेज जब आपका टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचने वाला होगा, वहां पे आपका एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर से पहले। तो रो में क्या होता है, स्पेशल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट बिफोर टर्मिनेटर से बिल्कुल जस्ट पहले आपका एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिनको हम एक ही पोलैरिटी के साथ अगर पढ़े, चाहे उल्टा पढ़े चाहे सीधा पढ़े, वो दोनों तरफ से सेम पढ़े जाते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस ले लिया, ये है इसका 5 प्राइम, ये है इसका 3 प्राइम। अगर इसको हम यहाँ 5 प्राइम से पढ़ना शुरू करें तो क्या आपका GGAUCC, ठीक है। एंड इसके ही अगर हम क्या रखें, कॉम्प्लीमेंट्री रखें, तो यहाँ क्या आ जाएगा GGAUCC, ठीक है। ये हमने इसके क्या रख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे रख दिया सीक्वेंस के, ठीक है। और ये होगा इसका 3 प्राइम, इसका 5 प्राइम, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री आ गए बेस पे। तो अगर इस सीक्वेंस को हम एक ही मतलब एक तरफ से ही पढ़े, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम ही पढ़े, 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़े तो GGAUCC। सिमिलरली जो दूसरा ये सेगमेंट है इसको भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़े तो GGAUCC।
तो इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं आपका पैलिंड्रोम। ठीक है, रीड्स सेम फ्रॉम both direction if polarity is kept same, polarity is kept same। देखो अगर हम इसको एक ही डायरेक्शन में पढ़े यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम दोनों को पढ़े तो आपका दोनों क्या है, सेम ही आएंगे। तो इस तरह के सीक्वेंस को पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो जो ये आपका टर्मिनेटर से जस्ट पहले यहाँ पे आपका एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। जो ये आपका पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है ये इस तरह से हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। वो किस तरह से करता है देखो, मान लीजिए सीधा इसको चेन की फॉर्म में देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपके पास एक चेन थी, इस पे यहां पे था आपका जी ए यू सी, दिस इज सी। ठीक है, फिर उसके आगे इसने फॉर्म किया सी यू ए जी, ये इस तरह से। ठीक है, तो अगर जो आपका ये चेन है ये यहां से अगर फोल्ड हो जाए, क्या हो जाए, फोल्ड, ये इस तरह से अगर फोल्ड हो जाए, ठीक है, तो यहां सबसे पहले क्या आएगा आपका जी ए यू सी, ठीक है, एंड वन मोर सी। तो उसके आगे क्या हो गया, आपकी चेन क्या होगी, फोल्ड हो गई है। तो यहां पे आपका क्या आएगा, आपका सॉरी थोड़ी सी इसमें गलती हो गई, देखो ये आपका जी ए यू सी है ये वाला। फिर उसके बाद दोबारा से हम 5 प्राइम से ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके आएंगे, देखो तो यहाँ पे आएंगे आपके जी ए यू सी, ठीक है। तो अब हमने क्या लिख लिया, ये वाला लिख लिया चेन की फॉर्म में जी ए यू सी, ठीक है। फिर उसके बाद फोल्डिंग के बाद क्या है जी, फिर उसके बाद है आपका फिर से जी, फिर उसके बाद आपका क्या है, आपका यू, यहां आपका यू होना चाहिए, जी क्या गलती हो गई इसमें, जी ए यू सी, दिस इज जी ए यू, ठीक तो है। तो आपका जो ये सी के सामने जी, यू के सामने आपका आएगा ए, एंड आपका जो ए है वहां पे आ जाएगा यू, एंड यहाँ पे सी, यहाँ पे सी। तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या फॉर्म कर लेंगे, एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। ये क्या आपका हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर, ये हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ बेस पेयर्स। किसकी वजह से, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ बेस पेयर्स। ये जो बेस पेयर्स थे आपके, उन्होंने कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करी। यानी कि देखो जी के अगर इसको फोल्ड कर दे तो ये जी इस सी के साथ आ जाएगा, ये जी इसके साथ, ये ए इस यू के साथ, ये यू इस ए के साथ, सी जी के साथ, सी जी के साथ। तो आरएनए में आपके सी के साथ जी तो आता है और ए के साथ यू। तो इसी वजह से एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, जिसकी वजह से जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये इतना आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए था। अब आगे देखते हैं आपका, देखो यहां तक आपका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं आपका डिफरेंस, आपका जो प्रोकैरियोट्स का जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डिफरेंस क्या है, और जो आपका यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, दिस इज फॉर, इसी तरह से लिखते हैं पहले प्रोकैरियोट्स का, देन यहां आपका यूकैरियोट्स। तो देखो यहाँ पे एक डिफरेंस तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो साइट होती है वो क्या है, आपकी साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका। यूकैरियोट्स में जो आपकी साइट है वो है आपका न्यूक्लियस। ये एक डिफरेंस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर उसके बाद देखो सेकंड जो डिफरेंस है, देखो जो प्रोकैरियोट्स में आपका एमआरएनए जो आपका इरेज कर दिया वो यहाँ से, जो आपका एमआरएनए फॉर्म होता है वो एमआरएनए डायरेक्टली आपका उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है,
आफ्टर फॉर्मेशन, सीधा यही लिखते हैं, आफ्टर फॉर्मेशन RNA undergoes translation. RNA undergoes translation. ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में जैसे ही आपका लास्ट में आरएनए फॉर्म होगा, उस आरएनए को डायरेक्टली आपका ट्रांसलेशन के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोकार्योट्स का केस। बट इन केस ऑफ यूकार्योट्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो यूकार्योट्स में ट्रांसक्रिप्शन होकर आपका आरएनए फॉर्म होता है, उस आरएनए को थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कि उसमें आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जो आपका यूकार्योट्स का आरएनए फॉर्म होता है, उसमें कुछ आलतू फालतू के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आपका इंट्रॉन्स, ठीक है। उन इंट्रॉन्स को निकाला जाता है प्रोसेसिंग की हेल्प से, जिसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमें जो आरएनए मिलता है, उस आरएनए का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है यूकार्योट्स में? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modification to remove unwanted sequence, sequence। तो इसमें जो आपके यूकार्योट्स में एक इंपॉर्टेंट एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एंड इट ओनली टेक प्लेस इन यूकार्योट्स, ये सिर्फ आपका यूकार्योट्स में ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो चीज आती है, देखो प्रोकार्योट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? छोटा सा आपका मान लीजिए आरएनए का सेगमेंट फॉर्म हुआ, आरएनए फॉर्म होती साथ ही साथ ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रोकार्योट्स में जरूरी नहीं है कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है कंप्लीट हो, उसके कंप्लीट होने के पहले ही ट्रांसलेशन बार बार स्टार्ट और शट होता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं वो आपका ट्रांसलेशन starts before completion of transcription, ठीक है। ट्रांसलेशन स्टार्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मैनी टाइम्स, बहुत बार आपका ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के खत्म होने से पहले। ये हो गया आपका प्रोकार्योट का केस। फिर आता है आपका यूकार्योट्स में। यूकार्योट्स में जो आपका ट्रांसलेशन होता है वो आपका हमेशा ट्रांसक्रिप्शन के खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। ट्रांसलेशन ऑलवेज आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर फिनिशिंग ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर फिनिशिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक ट्रांसक्रिप्शन के बीच में डिफरेंस। तो इसी के साथ आपका ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे हम शुरू करेंगे आपका यूकार्योट्स में जो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है आपके आरएनए में, इस पार्ट के साथ। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप साथ साथ जेनेटिक्स के आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके नियर अबाउट मैंने 5-6 चैप्टर्स डाल रखे हैं, आपका रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, और भी कई सारे चैप्टर मैंने आपके ह्यूमन फिजियो से डाल रखे हैं जो आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। साथ साथ आप उनको शुरू कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप एवोल्यूशन वगैरह और भी कई चैप्टर्स डाल रखे हैं जो आपके सिलेबस में है और आपको करने हैं, आप उनको इनके साथ स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी तो आप पूछ सकते हो, जो हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं आपकी जरूर करूंगा। सो गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।